नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संबोधि अकेडमी फॉर एजुकेशन पर। और आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना क्या थी? जब जिस समय देश हमारा जो है आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद हमने जो है 5-5 साल के लिए योजना बनाई थी, जिनमें एक उद्देश्य लक्षित किया जाता था कि हमें ये 5 साल में अचीव करना है। और इसका स्रोत हमने कहाँ से उठाया था? सोवियत संघ, यानी जो अब रूस है। पहले रूस का नाम सोवियत संघ था, तो हमने सोवियत संघ से ये जो है स्रोत उठाया था। और जो इसकी शुरुआत करी थी 1 अप्रैल 1951 से हमने शुरुआत की थी, क्योंकि हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होने के बाद 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा वित्तीय वर्ष होता है। चलिए देखते हैं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, कैसे हुआ। इसके लिए हमने एक बहुत अच्छा सा सूत्र तैयार किया है। हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली और 2015 में इन्हें समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ये योजना आयोग के जो है अंडर चलती थी। और योजना आयोग अब समाप्त कर दिया गया है, जिसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। तो सूत्र हमने क्या बनाया है? जो पहली 3 योजनाएं चली, 5-5 वर्ष की पहली 3 योजनाएं चली, उन पहली 3 योजनाओं के बाद 3 वर्ष का गैप, जो पहली 3 योजनाएं चली, जैसे 1, 2, 3, 3 योजनाएं पूरी होने के बाद 3 साल का, 3 वर्ष का गैप रहा। फिर 2 योजनाएं चली, फिर 2 साल का गैप रहा। फिर 2 योजनाएं चली, फिर 2 का गैप रहा। यानी पहली 3 के बाद 2, 3 का गैप, 3 वर्ष का गैप। उसके बाद 2 चली, फिर 2 वर्ष का गैप, फिर 2 चली, फिर 2 वर्ष का गैप। और स्टार्टिंग जो हुई थी 1951 से स्टार्टिंग हुई थी। तो इसी क्रम में हम देख लेते हैं। ये देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से स्टार्ट होकर 1956 तक चली, क्योंकि 5 वर्ष का इसका टाइम पीरियड रखा गया था। फिर दूसरी चली 56 से 61, फिर तीसरी चली 61 से 66। 3 योजनाएं कंटिन्यू 5-5 वर्ष के अंतराल पर चली। और चलने के बाद 3 वर्ष का गैप हुआ। गैप कब तक हुआ? 1966 से 1969, यानी 1966 से 1969 तक जो है गैप रहा। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना चली, 5वीं चली, यानी 3 चली, 3 के बाद 3 साल का गैप, फिर 2 चली, फिर 2 साल का गैप। उसके बाद फिर से 2 चली, फिर से 2 चली, और फिर 2 चली, और फिर 2 वर्ष का गैप हो गया। उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 ये 5-5 साल चली। और इसमें हमें एक बात और ध्यान रखने वाली है, जैसे ये 3 चली, 3 वर्ष का गैप हो गया, ये 2 चली, 2 वर्ष का गैप हो गया। लेकिन इन 2 में जो 5वीं थी, वो 5वीं 5 साल ना चलकर 4 साल चली। 5वीं 5 वर्ष ना चलकर 4 वर्ष चली। उसके बाद 2 वर्ष का गैप हो गया। और उसके बाद फिर कंटिन्यू 2 चली, और फिर 2 वर्ष का गैप हो गया। और उसके बाद जो है 8, 9, 10, 11 ये सारी 5-5 साल चली। यानी सीधा सा फंडा है, पहली 3 के बाद 3 वर्ष का गैप, फिर 2, फिर 2 वर्ष का गैप, फिर 2 चली, फिर 2 वर्ष का गैप, और 5वीं 4 साल चली। ये ध्यान रखना हमें। सब की जो है डेट निकल जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मान लिया पूछ लेता है कि जो 3 इस्पात कारखाने स्थापित हुए थे किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, और इनका टाइम पीरियड भी पूछ लेता है। चलिए, अब पंचवर्षीय योजना में हुए कार्यों के बारे में हम बात करते हैं। पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कार्य हुए? सबसे पहले पहली पंचवर्षीय योजना उठाते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्य। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। जो चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको
ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहें और ये इसी क्रम में चलेंगी, ऐसी ही वीडियो आपको मिलेंगी। ये एक तरह से समझिए पेड बैच चल रहा है आपका, और इस तरह बैच कोई चलाता नहीं है। ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए, पहला कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य, यूजीसी की स्थापना हुई थी 1953 में राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर। 1948 में इन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट पेश की और 1953 में पेश की। 1948 में राधा कृष्णन आयोग बना था और इसने रिकमेंडेशन दी 1953 में कि यूजीसी की स्थापना करनी चाहिए। तो पहली पंचवर्षीय योजना में यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि सारी यूनिवर्सिटी इसके अंडर काम करती हैं और ये उन्हें मान्यता प्रदान करती है। और जैसे आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं, ये यूजीसी के अंडर आता है, लेकिन अब इसे जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। चलिए, नंबर 2, 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। क्या बोला था? आधुनिक भारत का मंदिर। बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी थी वे? पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी भाखड़ा नांगल बांध, जो पंजाब में पड़ता है और सतलज नदी पर ये बना हुआ है। यहीं से क्वेश्चन आता ही आता है और इसमें हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। सतलज है क्या, व्यास है, या कौन सी नदी है, या किस पंचवर्षीय योजना के तहत ये जो है स्थापित किए गए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर बोला था। और ये तीनों जब स्थापित हुए थे, इनको बोला था बहुउद्देशीय परियोजनाएं। यानी इनके बहुत सारे उद्देश्य हैं। बिजली भी बनाई जाती है, सिंचाई का भी कार्य किया जाता है, और भी बहुत सारे नौकायन वगैरह, ये सब जो है, इसलिए बहुउद्देश्य यानी कि कितने सारे उद्देश्य इन योजनाओं के होते हैं, इसलिए इन्हें बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहा जाता है। और ये भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है? पंजाब में है और सतलज नदी पर ये पड़ता है। अब नंबर 2 की बात करते हैं, दामोदर बहुउद्देशीय परियोजना। ये पश्चिम बंगाल में पड़ती है और दामोदर नदी पर ही ये पड़ती है, और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। उसके बाद चलिए, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा में है, महानदी पर। हीराकुंड उड़ीसा में है, महानदी पर। कौन सी नदी पर है? महानदी पर। और ये विश्व की सबसे बड़ी, बिगेस्ट बहुउद्देशीय परियोजना है। सबसे लंबा बांध है। बहुउद्देशीय परियोजना नहीं, सबसे लंबा बांध। हीराकुंड बांध जो है विश्व का सबसे लंबा बांध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड महानदी पर पड़ता है हीराकुंड बांध, और ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। और हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, महानदी पर। दुनिया का सबसे लंबा बांध, बड़ा नहीं, लंबा बांध। और ये डोवर समृद्धि मॉडल पर आधारित परियोजना थी और इसकी मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र थी। कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र इसकी मुख्य प्राथमिकता थी, इसीलिए ये 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई के लिए बनाई गई थी। और कौन सा मॉडल था? डोवर समृद्धि मॉडल। मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश। देखिए दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक्स हैं और इन्हें आप ज़रूर कवर कर लें, क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तब हमें, यदि हम अपना रिवीजन नहीं करते तो पछतावा होता है। एक तरीके से आप ये जानिए, आप जब एग्ज़ाम में जाते हैं, एक युद्ध में जाते हैं, और अगर युद्ध में हमारे हथियारों को जंग लगा हुआ हो तो वो प्रॉपर वे में कार्य नहीं करेंगे। इनके ये जो दांतें हैं वो घिस चुके होते हैं, यानी हम रिवीजन नहीं कर पाते। पढ़ सब रखा है आपने, लेकिन रिवीजन नहीं हो पाया, और जैसे ही क्वेश्चन आया तो रिकॉल नहीं हुआ। इसलिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर एक एक क्वेश्चन की महत्ता है
0.01 से भी सिलेक्शन होता हुआ मैंने खुद देखा है। रेलवे में इसी वर्ष मेरे बैच का एक लड़का था, उसका 0.1 से सिलेक्शन हुआ है। तो इसलिए हमें इस चीज़ की महत्ता को जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। चलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्य देख लेते हैं। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय यानी सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी वो क्या थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसकी मुख्य प्राथमिकता क्या थी, आधारभूत व भारी उद्योग, आधारभूत व भारी उद्योग की स्थापना करना इसकी मुख्य प्राथमिकता थी। और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अब देखिए इसमें कार्य क्या क्या हुए। 3 इस्पात कारखाने खोले गए। सबसे पहले कौन सा, भिलाई छत्तीसगढ़, जो रूस की सहायता से खोला गया। भिलाई छत्तीसगढ़ जो रूस की सहायता से खोला गया। फिर उसके बाद राउरकेला, ये उड़ीसा में है और जर्मनी की सहायता से खोला गया। राउरकेला उड़ीसा, जर्मनी की सहायता से। उसके बाद दुर्गापुर में यानी पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। तो दुर्गापुर कारखाना पश्चिम बंगाल, और ये ब्रिटेन की सहायता से खोला गया। तो 3 इस्पात कारखाने खोले गए, क्योंकि यह योजना क्या थी, आधारभूत और भारी उद्योग पर जो इसका मुख्य उद्देश्य था, प्राथमिकता थी। और मॉडल क्या था, पीसी महालनोबिस मॉडल। चलिए दूसरा कार्य क्या हुआ इसमें, डीआरडीओ की स्थापना की गई। किसकी, डीआरडीओ की स्थापना की गई और दिल्ली में की गई 1958 में। और डीआरडीओ क्या है, एक शस्त्र बनाने वाली संस्था है, जैसे छोटी छोटी मिसाइल्स वगैरह बनाना। और डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरा आईसीएफ यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जहां रेल के डब्बे बनते हैं, पेरम्बटूर चेन्नई तमिलनाडु में जो है खोली गई। वो भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खोली गई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बटूर चेन्नई तमिलनाडु, ये 20 बार क्वेश्चन आ चुका है और ये आता ही रहता है। कभी पेरम्बटूर ऑप्शन में होता है, कभी चेन्नई होता है, कभी तमिलनाडु होता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, सीधे ही पूछ लेता है। और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, लोकोमोटिव कहते हैं जो रेल का इंजन होता है वो लोकोमोटिव होता है। और जो बॉयलर होते हैं, लोकोमोटिव किसे बोलते हैं, बॉयलर होता है, उसको लोकोमोटिव बोला जाता है। जो लेटा हुआ बॉयलर होता है, जैसे आपने फैक्ट्री में देखे होंगे, उन्हें लोकोमोटिव बोला जाता है, लोकोमोटिव बॉयलर। इसलिए इसमें भी ऐसा ही होता है। तो रेल के इंजन में तो उसे भी लोकोमोटिव बोला जाता है। तो चितरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल। चलिए आगे चलते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्य यानी तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसके कार्य देख लेते हैं। सबसे पहले से देखते हैं उद्देश्य क्या था इसका, भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान बनाना, यानी रिलायंस यानी आत्मनिर्भर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को निर्भर, आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्तिवान बनाना इसका उद्देश्य था। और मॉडल क्या था, चक्रवर्ती व जोन्स एंडी मॉडल पर यह आधारित थी। मॉडल क्या था, चक्रवर्ती व जोन्स एंडी मॉडल। चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ। पहला कार्य क्या हुआ, बोकारो झारखंड, बोकारो इस्पात कारखाना झारखंड में खोला गया रूस की सहायता से। उसके बाद दूसरा कार्य क्या, एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन इंडिया व कृषि कीमत व लागत आयोग 1965 में स्थापना की गई। और आईडीबीआई की स्थापना 1969 में की गई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1969 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। चलिए उसके बाद हमने जाना था कि 3 परियोजना चलने के बाद में 3 साल का गैप आता है। उसके बाद 2 चलती हैं, फिर 2 साल का गैप, फिर 2 चलती हैं, फिर 2 साल का गैप, और 5वीं चली 4 साल। ये हमें ज्ञात है। अब हमारी 3 पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त, उसके बाद 3 साल का गैप। तो फर्स्ट गैप था ये।
1966 से 1969 यानी 1966 से 1969 तक ये परियोजना चली। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ कि हरित क्रांति इसमें जो है स्टार्ट की गई है। 1966 से 1967 में ये हरित क्रांति चली। और ये पूछा जाता है कि हरित क्रांति किस दशक में स्टार्ट, 7वां दशक। 66 से 67 ये क्या है, 7वां दशक। चलिए, इसका जो शब्द देने वाले थे, हरित क्रांति जो शब्द दिया था वो कौन थे, विलियम गॉड। लेकिन जनक कौन थे, हरित क्रांति के जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। और ये कहाँ के थे, यूएसए यानी अमेरिका के थे जनक। और भारत में किसे जनक माना जाता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। किन्हें माना जाता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप समझ ही गए होंगे। शब्द विलियम गॉड ने दिया था हरित क्रांति का, और उसके बाद जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, और भारत में जनक की बात करें एम.एस. स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति का अर्थ क्या है, बीजों को मॉडिफाई करना और अधिक से अधिक उर्वरकों का प्रयोग करके अधिक उत्पादन करना, ये इसका अर्थ होता है। उसके बाद दूसरा कार्य लीड बैंक योजना। चली दूसरी जो योजना चली थी, उन इस गैप में जो कार्य हुआ, पहला कार्य क्या हो गया, हरित क्रांति। अब लीड बैंक योजना, ये नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर आधारित थी। यानी नरसिम्हन समिति ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि लीड बैंक योजना चलाई जाए। और लीड बैंक योजना क्या है कि जिला स्तर पर बैंक शाखाओं को बढ़ाना, यानी बैंक शाखाओं का विस्तार करना। यानी जिले में एक नहीं, 2, 4, 6 इस तरीके से जो है शाखाएं बैंकों की बढ़ाना, उसे बोलते थे लीड बैंक योजना। और ये नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर चलाई गई योजना थी। चलिए, अब चौथी पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, यानी ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास इसका उद्देश्य था, यानी ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। मॉडल अशोक रुद्र व एलन एस मान्य। मॉडल अशोक रुद्र व एलन एस मान्य मॉडल पर यह आधारित थी। और इसमें क्या कार्य हुए, पहला कार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम 1972 में चला गया। और नारा क्या दिया गया, हम दो हमारे दो। आपने गाड़ियों पर, ट्रकों पर लिखा हुआ देखा होगा, हम दो हमारे दो। ये परिवार नियोजन कार्यक्रम का एक नारा है, जो कि 1972 में चलाया गया था जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, जिससे देश आत्मनिर्भर बन सके। चलिए, नंबर 2, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया पहली बार। 19 जुलाई 1969, ये डेट कई बार पूछी जा चुकी है कि या तो ये पूछ लेता है कि प्रथम बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो कितने, 14 यानी 14 बैंक। दूसरा वर्ष बताइए जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 1969। क्लियर। चलिए, तीसरा पहला भूमिगत नाभ के परीक्षण, जिसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा, ये किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना में स्माइलिंग बुद्धा नाम का पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया। और ये परीक्षण का जो है, आप जो एक फिल्म है, वो किस एक्टर की है, हाँ, जॉन इब्राहिम की जो फिल्म है, मेरे फिल्म का नाम रिकॉल नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा ही है, न्यूक्लियर करके कुछ, तो उसमें ये दिखाया गया कि पहला भूमिगत नाभ के परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किया गया था। चलिए, उसके बाद सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1974 में बनाई गई थी। जितने भी इस्पात कारखाने अब तक खुल चुके थे, उन सबको मर्ज करके एक जो है पब्लिक सेक्टर का जो एक यूनिट बना दी गई थी, कंपनी सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1974 में ये बनाई गई थी। तो ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कार्य हुआ था। चलिए, देखिए दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ ही रही होगी, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको इसमें बहुत ही गहरा
बहुत ही ख़ास, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर आपको दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है। और ये हमेशा जो है यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, आप कभी भी उठाकर देख सकते हैं। इससे आपका क्या है, लॉकडाउन में रिवीजन भी हो रहा है। तो जैसे ही एग्ज़ाम लॉकडाउन ख़त्म होता है, तुरंत 1 महीने के अंतराल पर जो है एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, और फिर जल्दीबाजी में तैयारी नहीं हो पाती। तो इससे अच्छा है आप लेटे हुए बैठे हुए अपना ये वीडियो ही देखते रहें, और अपने नोट्स भी बनाते रहें। और बने हुए हों तो उनमें थोड़ा एडिटिंग कर सकते हैं आप, अगर ज़रूरत है तो। चलिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना के कार्य उद्देश्य क्या था इसका? 5वीं पंचवर्षीय योजना का गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता। गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता, यानी गरीबी को समाप्त करने के साथ साथ हमें आत्मनिर्भर भी बनना है। मॉडल था डीपी धर, यानी डीपी धर मॉडल पर यह आधारित थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या कार्य हुए? इसमें कार्य हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसका आप जो अनुपात होता है कि इसके जो 100% शेयर होते हैं, उसमें किस किस के कितने शेयर होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपने अभी तक किसी ने भी कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं बताया। जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं कुछ नहीं बताया। देखिए, अगर आप सर्च करेंगे, बताने को तो मैं बता दूंगा, और मैंने पिछली वीडियो में किसी वीडियो में बता रखा है। तो अगर आप सर्च करेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा वो, और आप कमेंट करेंगे तो औरों को भी उसका पता चलेगा। तो आप इसको ढूंढिए, सर्च कीजिए। जितना सर्च करेंगे उतना ही आपका जो है माइंड में सेट हो जाएगी ये चीज़, जो भी आप सर्च करेंगे, और वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्ज़ाम में आएगी आप आराम से रिकॉल कर सकते हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। दूसरा, अंत्योदय योजना चलाई गई। और तीसरा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अब हमने जाना था कि 3 योजनाओं के बाद 2 साल का गैप, 3 साल का गैप, सॉरी, उसके बाद 2 योजनाएं चली, यानी 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये कितने साल चली? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, 4 वर्ष चली। और इसके बाद 2 साल का, यानी 2 वर्ष का गैप आने वाला है। और उस गैप को हम अगली क्लास में जानेंगे, जब इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट वीक क्लास होगी, उसमें हम इसको जानेंगे। तो कल संडे है, कल हमारी जो है करंट अफेयर्स की जो है क्लास होगी, और जनवरी से हम आपको करंट अफेयर्स डे बाय डे की समझाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से कराएंगे। सो प्लीज़ इसे जो है आपको वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो भी आपके ग्रुप्स में हो, कंपटीशन में हो, तो उनको आप इसे शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी लाभ उठा पाएँ। तो देखिए, ऐसी पेड क्लास के 10-10 और 20-20 हज़ार रुपये जो है चार्ज किया जाता है, और यहाँ ये फ्री में है। तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, जिससे जो इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हमारी तरह हैं, तो उन्हें ये प्राप्त हो जाए और वो इसका लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, और हमारा भी एक अच्छा कार्य गिना जाए। तो चलिए दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और आपका भविष्य सुख में रहे, सुंदर रहे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।